बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एमएच1, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। बात एक बार फिर से किसान की करेंगे, क्योंकि किसान कानून और कलेश, अब ये कह सकते हैं कल है, ये बढ़ती ही जा रही है, थम नहीं रही है। और आज बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है अब, क्योंकि इसमें सियासी लोगों का दखल भी है। क्योंकि देश में मानसून सत्र और मानसून सत्र के बीच सदन में किसानों को लेकर, किसान कानूनों को लेकर हंगामा हो रहा है, संसद चल नहीं पा रही है। और इधर हम हरसिमरत कौर बादल के नेतृत्व में शिरोमणि अकाली दल के सांसद, बीएसपी के सांसद, वो सब राष्ट्रपति के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो किसान इस आंदोलन के दौरान जिनकी मौत हुई है, उनके बारे में भी कोई सोच नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है। एक संसदीय कमेटी बननी चाहिए। तो बात करेंगे किसानों को लेकर और किसानों की आगामी रणनीति को लेकर। दो खास मेहमान फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ ब्रजेश भाटी जी हैं, किसान नेता हैं, और विपिन शर्मा जी विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। बहुत नमस्कार। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले धन्यवाद। ब्रजेश जी, आपके जरिए ही शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि आगामी जो आपका वक्त है, जो शेड्यूल आपने बनाया है किसानों ने, किसान नेताओं ने, वो काफी टफ लगता है। उसमें बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, हालांकि कोई पत्ते खोल नहीं रहा है, खुलकर बोलने को तैयार नहीं। लेकिन आपके जरिए हम ये समझना चाहेंगे, क्या ऐसा ही चलते रहेगा? क्योंकि ये पीछे आप देखेंगे तो 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, तब से लेकर ऐसी स्थिति बनी हुई है, चाहे वो दिल्ली की सीमाएं हों या फिर अलग अलग जगहों पर जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब तो मानसून सत्र में भी कामकाज हो नहीं पा रहा है, किसानों का मुद्दा भी गर्मजोशी से उठाया जा रहा है। आगामी रणनीति और मौजूदा माहौल को किस तरीके से देखते हैं आप, या किसान नेता, किसान? पंकज जी, माहौल के रणनीति की बात तो ये है कि वे जब तक ये जी कानून वापस नहीं होंगे, जब तक किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है। और रही जी बात आज इन पार्टियों के, विपक्ष के जो नेता आज मिले हैं, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि भाई इन लोगों ने उन परिवारों की सुध ली कि जिन परिवारों को सब कुछ खत्म हो गया है। इन्होंने राष्ट्रपति के जी सामने बात रखी कि भाई 800 से ज्यादा इसमें शहीद हो गए हैं, बहुत से परिवार उजड़ गए हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। और जैसा कि जी आप बता रहे थे कि मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र में हमने जो हमारी संसद लगी हुई है, संसद के बाहर जिसमें 40 जत्थेबंदियों में से डेली 5 आदमी जाते हैं, 200 आदमी जाते हैं, और एक अपनी सदन की तरह से वहां संसद चलती है और सारी चीजों पे बात होती है। तो उस चीज का दबाव है। हमने कहा था पहले एक दिन, और आप बैठे थे चैनल पे ही, कि भाई हम उनको भी विरोध करेंगे, विपक्ष के सांसदों का भी, जो ये कहते जी हैं कि हम किसानों का हितैषी हैं, हम किसानों का हित चाहते हैं, हम किसानों की के साथ हैं इन कानून वापसी के लिए, एमएसपी कानून के लिए। ये उसका बहुत जी बड़ा फर्क पड़ा है कि भाई अब की बार विपक्ष ने ईमानदारी से सदन में आवाज उठाई है, और इसमें और उठाने की जी जरूरत है जब तक ये कानून वापस ना हो। मैं साफ बता दूं, और जब तक ये चलती रहेंगी चीजें, रौतेला जी, बात ये है कि भाई मामला क्या है, आप समझिए बात को। 8 महीने हो गए, सारे ही सब चीजें जी देखी, बारिश, तूफान, कोरोना, सभी सब चीज देखा किसान ने। क्या आपको लगता नहीं है कि सरकार को हमारी सुननी चाहिए? सरकार एक बार जी सुनने के लिए तैयार नहीं है, बताइए आप पंकज जी। जी नहीं, भाटी साहब, जो किसान संसद का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें हो क्या रहा है? क्या उसमें सिर्फ और सिर्फ आंदोलन की रूपरेखा बन रही है, या उसमें कोई दूसरे विकल्प के तौर पर भी बातचीत हो रही है कि देखिए, अगर कुछ सरकार की तरफ से ऐसा नहीं होता तो फिर ऐसा किया जाए, किसान इस तरह की रणनीति बनाएंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे? या सिर्फ और सिर्फ एक ही ढर्रे पर जिस पर किसान अभी चल रहे हैं मौजूदा वक्त में, वो आंदोलन और ये तमाम चीजें, उसी की बात हो रही है क्या? या कोई दूसरा भी कोई स्पेस देखा जा रहा है? पंकज जी, मैं भी सदस्य हूँ उस संयुक्त मोर्चा का, और मैं गया भी हूँ हम्म। संसद में। वहां वहां पर क्या है, जी मैं आपको साफ बता दूं कि भाई वहां पर ये बात हुई है कि भाई हमारे 800 लोगों की कुर्बानी हो गई, और 8 महीने जी से हम वहां बैठे हैं। अगर और कोई विकल्प विकल्प की बात होती तो उससे पहले सरकार ने बहुत प्रोपगंडा किए हैं किसान को बहकाने के, हम्म किसान बहक जाता। लेकिन अब की बार साफ साफ ये हो गया है कि भाई इन बिल वापसी से नीचे किसी बात पर कोई समझौता नहीं होगा, और ना ही जब तक एमएसपी कानून बनेगा इस पर होगा। और बिजली अमेंडमेंट बिल है, बहुत सारी चीजें हैं, हमारी संसद में चर्चा हो गई और साफ हो गया है कि भाई इससे नीचे हम लोग वापस जाने वाले यहाँ से नहीं है, जब तक बिल वापसी नहीं होगी। विपिन शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, और आपसे थोड़ा अलहदा सवाल ये है कि देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उनके साइन होने के बाद ये कानून बन गया,
और अब जिस तरीके से लागू करने की बात है और मौजूदा वक्त में क्या आपको लगता है कि ये कानून उस तरीके से लागू हो पाया है या हुआ है, या इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लागू किया ही नहीं गया, इसका जमीन पर कोई असर दिखाई ही नहीं दे रहा है? क्योंकि जिस चीज का जिक्र किसान कर रहे हैं, किसान ये कह रहे हैं देखिए मंडियां बंद हो जाएंगी, खरीद बंद हो जाएगी, एमएसपी मिल नहीं पाएगी, लेकिन इधर तो दोनों चीजें हो रही हैं। इस बीच गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हरियाणा और पंजाब में हुई है इस बार, ये आंकड़े बताते हैं। इसमें कोई शक शुबा नहीं है पंकज जी, लेकिन सर्वप्रथम मैं अपने विचार ये बोल के रखूंगा कि किसान हमारे देश का अन्नदाता है और हम जी उनको नमन भी करते हैं, सलाम भी करते हैं। और लेकिन साथ में सिक्के के दोनों पहलू होते हैं यहाँ पर, कि जब भी किसी भी मुल्क में, विश्व में जब भी नए कानून आते हैं, वो रोल बैक के लिए नहीं आते, उनको वहां पर वो सशक्त करने के लिए आते हैं। जिस भी समाज के तबके के लिए कोई भी सरकार कानून लेके आती है तो उनकी मंशा उसके पीछे होती है कि कैसे जिस समाज के तबके के लिए नए कानून लाए गए हैं उनको और सशक्त करा जाए। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यहाँ पर मुद्दा क्या है, कि मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो 3 कृषि कानून हैं, कि बार बार ये एक भ्रांति सी फैलाई जा रही है कि मंडियां भी खत्म हो जाएंगी और न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है वो नहीं मिलेगा, और यहाँ पर किसान जो है बिल्कुल किसान बेहाल हो जाएगा। देखिए, समझने वाली बात है यहाँ पर कि एक तरफ जब प्रधानमंत्री अपना रुख बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि यहाँ पर हम देश किसान को सशक्त करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि किसान की आय भी बढ़े और साथ में संगठन भी, किसानों के, छोटा किसान जो है वो संगठित हो जाए, और जब ये वो सशक्त हो जाएगा तो ये निश्चित बात है कि एक नई सुबह का आगाज होगा। यहाँ पर संवाद की जो प्रक्रिया चल रही है, जो सिलसिला चल रहा है, वो चलते रहना चाहिए, क्योंकि आप अगर दरवाजे बंद कर देंगे उससे समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला। ये देश हम सबका है, हम लोग सब देश प्रेमी हैं, ये भी कहीं की समझ नहीं है। और मैं ये देखिए एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, बड़े विश्वास से, बड़े जिम्मेदारी से, कोई भी किसी को भी हक बनता नहीं है कि बोले कि ये किसान जो है इनका एजेंडा, किसान तो भोला भाला है, वो उसका क्या एजेंडा होगा, वो तो खुश है अपने खेती करने से। किसान अपना जो कैसे वो आगे और उपज बढ़िया हो, लेकिन यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि बीच में अगर कोई भ्रांतियां फैला रहा है तो वो भी, उनको भी चिन्हित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर जो विपिन शर्मा जी चल रहा है, देखिए सवाल है, मैं एक बड़ी अहम बात बोलना चाहता हूँ। चीन, जी सर प्लीज। चीन के साथ भी चीनी जो काउंटर पार्ट्स है, चीन पे एलएसी पे भी आप खुद समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर चल रहा है इस समय। और यहाँ पर उनके साथ भी हमारे जो हिंदुस्तानी जो कॉर्पोरेट कमांडर लेवल की जो वार्ता चल हुई है, 10-11 दौर की वार्ता हुई है, और मैं तो ये बोलूंगा कि उससे ज्यादा किसान भाइयों के साथ वार्ता हुई है। तो यहाँ पर अभी निश्चित बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेच फंसा हुआ है, और समस्या का समाधान दायित्व सरकार पे ही है, सरकार के कंधों पे ही है। सरकार को ही संतुष्ट करना पड़ेगा किसानों को, क्योंकि किसान, ये कहना कि किसान अड़ियल रवैया अपना के बैठे हुए, तो ये भी कहीं की समझ नहीं है। यहाँ पर किसान भाइयों को संतुष्ट करना पड़ेगा, कोई बेवजह तो बैठे नहीं यहाँ पर, बॉर्डर पे जो बैठे हुए हैं यहाँ पर इतने समय से। और खुद भाटी भाई ने अभी बोला, कोरोना काल में हमने अपना आंदोलन जारी रखा, सर्दियों में जारी रखा, बारिशें हो रही हैं इस समय तभी जारी है, तो बेवजह कोई आंदोलन पे बैठा नहीं। यहाँ पर मौतें भी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर मुद्दा यह है कि सरकार की भी, देखिए दोनों पहलुओं की अगर हम जब बात करते हैं, सरकार की भी मंशा ये है कि जल्द से जल्द समाधान निकले इस समस्या, इस जो जहां पर पेच फंसा हुआ है। क्योंकि कोई भी सरकार हो, मैं यहाँ पर ये बात जिम्मेदारी से बोलूंगा, कोई भी, चाहे कांग्रेस की भी सरकार होती, चाहे समाजवादी की होती, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार होती केंद्र में, तो वो नहीं चाहेंगे कि एक समाज का तबका ऐसे आंदोलन पर बैठा रहे, क्योंकि उनकी खुद की छवि खराब होती है, उससे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी गलत संदेश जाता है। तो यहाँ पर ये जब हम बोलते हैं कि हम सबका देश है, सुनिएगा जी सर प्लीज, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि एक सरकार भी महत्वपूर्ण है, किसान भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको लगता है कि दोनों पक्षों की तरफ से कुछ कोशिश हो रही है इस पूरे मसले को सुलझाने की? हमें तो नहीं लगता, हमें नहीं दिखाई देता। किसान बोलते हैं हम अड़े रहेंगे, सरकार की तरफ से जो वार्ता होती है बोलते हमने बुलाया है, लेकिन कानून रद्द करने वाले मामले पर बात नहीं होगी, विकल्प खुले हैं। वो विकल्प कौन से हैं उस पर किसान राजी नहीं। क्या लगता है कोई स्पेस है, कहीं पर बात हो सकती है, सुलझ सकता है ये मामला, ये ऐसे चलता रहेगा? देखिए बिल्कुल, देखिए एक तो पुरानी कहावत है, 2 कदम आप चलें, 2 कदम आप चलें, 2 कदम हम चलें। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखें कि यहाँ पर अब क्योंकि मामला इतना आगे बढ़ गया है, किसान भाई हमारे इतने दिनों से आंदोलन पे बैठे हैं, तो यहाँ पर अगर सरकार थोड़े कदम ज्यादा भी चल ले तो मुझे लगता नहीं कि उसमें किसी बात का
किसी बात से उनको ऐतराज होना चाहिए, क्योंकि ये दायित्व इस समय सरकार का है और सरकार की खुद की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है इस समय यहाँ पर, कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पे देखें क्या संदेश जाएगा कि यहाँ देश का किसान हमारा आंदोलन पे बैठा है इतने समय से। तो यहाँ पर जब आपने देश को, तमाम चुनौतियां आपके सामने हैं, देश को कोरोना काल से उभारना है, और कोरोना तो किसी की देन नहीं है यहाँ पर। और डब्ल्यूएचओ ने तो पिछले साल हिंदुस्तान की तारीफ करी कि हमने सही समय पे लॉकडाउन की घोषणा करी, जिसके कारण बहुत भारी संख्या में हम जान मान को बचा पाए। तो वहां पर वो बात है अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर यह भी बात समझनी पड़ेगी कि ये जो मुद्दा है उसको कैसे समाधान निकाला जाए। और बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं मैं कि संविधान में भी 104 बारी जब संशोधन हुए हैं, तो उस तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं जाना चाहिए। हम लोग देखिए, मैंने जब 2-2 कदम चलने की बात करी कि वहां पर अगर ये बोला जाए कुछ ऐसा प्रावधान जो किसान भाई बोल रहे थे कि एमएसपी मिल जाए उनको और संतुष्टि मिल जाए कि एमएसपी हमारे को ये एक गारंटी हो जाए, तो वहां पर अगर उसका प्रावधान जो आज के पहले प्रथा नहीं थी, अगर ऐसा कुछ हो जाए और संशोधन हो जाए तो उससे बढ़िया क्या बात होगी। तो यही बात देखनी है कि जब संविधान में संशोधन 104 बारी हो चुके हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए, कानून क्यों बनता है, कानून क्यों बनाए जाते हैं? हमें ऐसा लगता है कि जितने भी कानून बने, अगर हर कानून पर इस तरीके से आम आदमी भी हो और तमाम लोग सवाल करने लगे, धरने पर बैठना शुरू हो जाए, तो फिर तो हर कानून में आपको संशोधन की जरूरत पड़ेगी और कुछ कानूनों को रद्द करना पड़ेगा। कुछ तो सरकार के अधिकार भी होंगे सर, इसीलिए कानून लाया, और कानून आम जनता और किसानों की भलाई के लिए होगा या लाया जाता है, ऐसा हमने देखा और सुना है। मैं आपके पास आ रहा हूं भाटी जी, ये जो पूरा आंदोलन है आपका अब तक का, जो आपके सवालात हैं, ये सब आशंकाओं की बुनियाद पर हैं, केवल आशंकाएं हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आप ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है, और पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि कोई कानून लागू ही नहीं हुआ और उससे पहले ही उसकी आशंकाओं की बुनियाद पर धरना प्रदर्शन और एक कह सकते हैं कि जो अड़ियल रवैया कहा जा रहा है आपके प्रति, वो अपनाया हुआ है किसानों ने। पंकज भाई, मैं बता दूं कि जैसा कि भैया बात कर रहे थे और आप भी कह रहे हैं कि आशंकाओं की बात नहीं है ये। आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में मंडियां बंद हो गई, बिहार में मंडियां बंद हो गई, देश में बहुत सारी जगह हैं जहां पर मंडियां बंद हो गई। और मुझे ये बताइए, जब सरकार मुझे एक बात मैं आपके चैनल से माध्यम से पूछ रहा हूं, भैया से भी और आप भी हैं, कि भाई इस कानून को लाने का क्या दायित्व था जिस समय पूरा देश घर में लॉकडाउन था, जिस समय पूरी दुनिया अपनी जान बचाने के लिए, जान माल की रक्षा के लिए लगी हुई थी। उस कोरोना काल में सरकार इसको क्यों लाई? ऐसी क्या विपदा थी देश पे, ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि भाई इनको लाना पड़ा? और मुझे ये बता दे कि कौन से किसान संगठन ने इसकी मांग की, या फिर किस संगठन को बुला के सरकार ने एक बार भी वार्ता की कि भाई हम तुम्हारे लिए कानून बना रहे हैं? ऐसा पहली बार हो रहा है इस देश में, जो बिगर मांगे किसान को कोई चीज मिल रही है। भाई हमें तो नहीं चाहिए चीजें। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, और आप भी पढ़ सकते हैं, मेरे पास बुक नहीं है, मैं दिखाता अभी आपको, कि भाई अगर ये लागू हो गया तो बहुत सारी परेशानियां। पंजाब में हुई है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आप देख लीजिए क्या स्थिति है। भंडारण की, स्टॉक की मार्ग अगर इसमें जो छूट दे दी गई तो किसान स्टॉक कर लेगा कहीं? आप बता दीजिए। स्थितियां ऐसी हो जाएंगी। डर भी सच्चा है किसान को, अगर डर सच्चा नहीं होता तो 800 मौतें नहीं होती। कोई, आप लोग कहते हैं वे नकली किसान, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, इतने दिन आप मुझे बताइए कोई लोग बैठ जाएंगे रोड पे? अगर आप किसी को झाड़ी मजदूरी करवा के लाओगे तो वो भी शाम को अपने घर जाता है। इसलिए अन्नदाता को बदनाम करके और इन व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए इससे साफ जाहिर होता है कि भाई सरकार भी मान रही है हम पे गलत हुआ है, इसमें कुछ हमें जो है अमेंडमेंट करने चाहिए, कोर्ट ने भी कहा है। और हम भी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर इसमें कोई चीजें हैं, अगर इसमें गुण दोष हैं तो उन पर बात करें, जो गुण दोष है उनको बात करें, उन पर हटाएं, और इसको कानून को फाड़ के फेंके। एक सब लोग टेबल पे बैठ के अच्छा सा कानून बनाएंगे। ये सवाल आपसे भी है सर, आप कुछ बोलना भी चाह रहे हैं? ये सवाल आपसे भी है कि जो कानून लागू ही नहीं हुआ हो, जमीन पे उतरा ही ना हो, जिसके हमने पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी उसके इफेक्ट होते हैं वो हमने देखे ही ना हो, और उससे पहले ही हम आशंकाओं की बुनियाद पर ये सवाल करने लग जाए कि जी नहीं, आपने जो कानून लाया है वो गलत है, वो कितना सही? देखिए, यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि जब एक तरफ ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक बात बोल दी थी कि यहाँ पर इन कानूनों को जब दिखा कि पेच फंसा हुआ है यहाँ पर और किसान भाई भी असंतुष्ट हैं, तो यहाँ पर बोला कि आप कुछ समय के लिए इनको स्थगित कर दें। तो बीच का रास्ता देखिए, समय बलवान है, वक्त बलवान होता है, यहाँ पर कोई ना कोई समस्या का समाधान निकल जाता, और वही आशावादी होना पड़ेगा, सोच को भी सकारात्मक रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात देखिए, जो किसान भाई बोलते हैं बार बार कि वो एक पहलू समझ आता है बिल्कुल। एक जो 3 कृषि कानूनों में से एक का है कि जो भंडारण की सीमा खोल दी गई है
वो आशंका ही नहीं है। वो बात समझ आती है, जायज बात है बिल्कुल, कि अगर आप जब भंडारण की सीमा खोल देंगे तो वहां पर तो आप पूंजीपति जितने हैं उनको बिल्कुल बढ़ावा मिल जाएगा। और ये तो बिल्कुल उनकी तरफ ये जो नए कानून है, जो किसान बार बार बोल रहे हैं कि ये पूंजीपतियों की तरफ, ठीक है विपिन जी, आप अपनी इनका बात झुकाव कंप्लीट है। कीजिएगा। आपके इस सवाल पर एक सवाल मेरा भी है। आज तक जी। इस देश में क्या भंडारण सरकारी जो अपनी क्या कहते हैं मंडियां हैं, स्टोरेज हैं, जो कोल्ड स्टोरेज बनाए गए, वहीं हो रहा है? अगर वहीं हो रहा है, वहीं होने के बाद भी अगर दाम आसमान छू रहे हैं और उसके बाद हम स्थिति देख रहे हैं, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी स्थिति आज भी प्राइवेट जितने गोदाम हैं जहां पर भी स्टोरेज की व्यवस्था इन लोगों ने की है, वो प्राइवेट में होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो होता है, लेकिन आज भी होता है। ये तो हम मानते हैं बिल्कुल ना, होता है। या सब मंडियों में बिल्कुल ही होता है, या सरकारी गोदामों में बिल्कुल। ही अनाज रखा जाता है? देखिए, आप अगर किसी किसान से पूछेंगे तो वो तो आपको बोलेगा कि आज भी जब प्रथा क्या है कि बोलियां लगती हैं मंडी में, जब आप जाते हैं बोलियां लगती हैं। और लेकिन यहाँ पर मुद्दा यह है कि अगर आपने इसका, आप लोग इच्छा शक्ति का मुद्दा है यहाँ पर। इच्छा शक्ति दोनों को दिखानी पड़ेगी, सरकार के नुमाइंदों को भी और किसान भाइयों की भी। आप लोग जितनी भी दौर की वार्ता हुई, अगर वो विफल रही, कोई समाधान नहीं निकल पाया, अब कम से कम मन बना के आना चाहिए कि अब अगर हमने देश को उभारना है, क्योंकि बताओ बेशुमार चुनौतियां आपके देश के सामने, अर्थव्यवस्था को भी पटरी पे लेके आना है, जीडीपी का आंकड़े धरातल पे आए हुए हैं। और विपिन जी, सबसे एक बड़ी बात सियासत यह का है, सवाल आपसे जो अभी बात की थी भाटी जी ने, वो होना चाहिए कि उन्होंने एक बहुत नेचुरल सा सवाल किया कि कोरोना काल में सब घर में बैठे थे, सब परेशान थे, तो उस दौर में कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी? हमसे पूछा नहीं गया और कोई बातचीत भी ऐसी नहीं हो रही थी, कोई रिपोर्ट भी ऐसी नहीं आई थी कि जिससे ये पता चल रहा हो, आभास हो रहा हो कि ऐसी ऐसी कानून आने से किसानों के दिन बहुर जाएंगे। हाँ, एक बात सरकार ने जरूर की थी, उन्होंने कहा था किसानों की आय को दोगुना करना है। क्या ये दोगुना करने के लक्ष्य के बीच में ये कानून है, या कानूनों के जरिए ही दोगुनी आय हो सकती है? क्या आपको लगता है? जो किसानों के सवाल है, भाटी जी ने एक सवाल किया था, हालांकि जो कानून बना वो ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका जाकर नहीं बना, इसी देश की संसद में बना। बहुत पंकज जी, मैं आभार व्यक्त करूंगा आपका, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा मैं वही अपने विचार रखना चाह रहा था। आपके सवाल की बहुत अहमियत है यहाँ पर। देखिए, एक तरफ जब सरकार का नारा है दवाई भी कड़ाई भी, बात समझ आती है, बिल्कुल हमारे हित की बात है कि कड़ाई भी, सचेत भी रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी अनुपालन करना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी अनुपालन करना है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आप दोनों सरकारों को आप इनकी तुलना करिए। यूपीए 1, यूपीए 2, उनको बोला जाता था कि नीतियों के मामले में लकवा मार गया। अंग्रेजी का एक नया शब्द हमने सीख लिया, पॉलिसी पैरालिसिस। और यही अगर आप वर्तमान सरकार की बात करें, महत्वाकांक्षी योजनाएं लेके आए हैं, इसमें कोई शक शुमा नहीं है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, नए कानून, आप 370 भी हटाया, उसके बाद नागरिक संशोधन कानून। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस तबके के लिए आप लेके आए हैं, जिस वर्ग के लिए आप लेके आए हैं, क्या वो चाहता था? मैं यहां पर जरूर भाटी जी के साथ इत्तेफाक रखूंगा कि यहां पर जिस तबके के लिए आप लेके आए हैं, आप उनको कॉन्फिडेंस, उनको विश्वास, प्रधानमंत्री जी जिनका हम लोग खुद सम्मान करते हैं और लोहा मानते हैं, उनका निश्चित बात है, उनसे देश का गर्व हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि 2014 में जब उनको देश जनता ने जनादेश दिया, उस समय उनका नारा था सबका साथ सबका विकास। 2019 में जब और बड़ा प्रचंड बहुमत मिला तो उसमें इजाफा हुआ। पर्दा उठाइएगा सर, बहुत अच्छा लग रहा है, आप जवाब दे रहे हैं और कुछ चीजें साफ भी हो रही हैं। कानून कब लाया जाता है, कानून लाने की जरूरत कब पड़ती है, और कब ये कहा जाता है या समझा जाता है कि देखिए ये चीजें अब कानून से ही हो सकती हैं, ये ऐसे आमतौर पर जैसे हम चीजों को बनाते हैं या काम करते हैं या पॉलिसीज को बनाते हैं उससे नहीं हो सकता, इस पर कानून लाना ही पड़ेगा। बहुत ऐसी चीजें हैं जिस पर कानून बनाने की मांग होती है, लेकिन वहां कानून बनते नहीं है। लेकिन यहाँ कोई ऐसी रिपोर्ट थी, कोई ऐसी जानकारी थी, किसी ने कहा हो कि मेरे को नहीं लगता कहीं से कोई ऐसी जानकारी होगी, सीधे कानून के तौर पर ही चीजें देखने को मिली। पंकज जी, उसका अगर आप सरकार के दृष्टिकोण से देखिए, मैं तो सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं ना, मैं राजनीति से जुड़े हुए हैं ना, तो सरकारें कैसे काम करती है तो बताएंगे। उसी दृष्टिकोण से बोलूंगा, उसी दृष्टिकोण से बात करूंगा। देखिए कि यहाँ पर जो समझ आता है, जो प्रतीत होता है कि हम लोग अनुमान लगा रहे हैं यहाँ पर कि सरकार की मंशा ये रही होगी कि कैसे किसानों को, उनकी आय को दुगना करा जाए और सशक्त करा जाए। इतने सालों से क्या होता आया था, क्या किसी से छुपा है? क्या जग जाहिर नहीं है कि जो किसानों को कर्ज माफी के नाम पे छलावा होता था, उनके साथ किसान जो खुदकुशी कर रहा था, तो ये तो रिवायत चलती आई है हिंदुस्तान में। कितना ज्वलन मुद्दा है ये कि किसी भी सरकारों के सारे राजनीतिक दल एक समान है, 19-20 का फर्क होगा।
लेकिन यहाँ पर कि किसकी सोच गई यहाँ पर बोलने के लिए बड़ा वो आप चुनावी भाषणों में बड़ी बड़ी नेता बातें करते हैं कि हम किसानों को और सशक्त करेंगे और कर्ज माफी होगा, उसके बाद जो है किसान भाई हमारे खुदकुशी कर रहे हैं। ये तो रिवायत चलती आई है इतने सालों से। आप एक तरफ जब इतने बड़े बड़े नारे देते हैं, जय जवान जय किसान, हमारे किसान भाइयों को सशक्त करना है, उस पर अमल कितना होता है ये देखने लायक बात है यहाँ पर। और ये रिपोर्ट कार्ड सबसे मांगी जाएगी, सबसे रिपोर्ट मांगी जाएगी कि आप लोगों ने क्या क्या करा इतने सालों से। और ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है किसने, ये नारा जब भी आता सरकार ने, लगता है, देखिए किस राजनीतिक दल ने पहले बोला था कि एक ऊर्जा अपने आप पैदा हो जाती है। शर्मा जी प्लीज, ऊर्जा पैदा हो जाती है शरीर में जब जवान और किसान की बात होती है, और जब जय लगता है उसके आगे पीछे तो और ज्यादा अच्छा महसूस होता है। लेकिन किसान की स्थिति इस देश में, खुदकुशी करता किसान, कर्ज के बोझ तले दबा किसान, आज तक तो तमाम पीड़ाएं झेली हैं किसान ने। हो सकता था कि इससे कुछ बदलाव हो, कुछ एक बार किसान देख लेता, क्या पता जमीन पर तमाम चीजें बेहतर होती, उसके बाद ये जो रुख अपनाया कड़ा ये अपनाया जाता तो बेहतर नहीं होता। मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं बस सवाल पूछ रहा हूं कि ऐसा बाद में होता तो अच्छा था, क्योंकि आज तक भी किसान के दिन बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। पंकज जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैं स्वागत करता हूं आपका। कि जो आपने कहा है जय जवान जय किसान, वाकई में ही जवान की और किसान की देश में बहुत ही दुर्दशा है। आप देख लीजिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम मेरा संगठन किसान एकता संघ है, और पिछले 8 महीने से हम गाजीपुर बॉर्डर बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे संगठन में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो मेरे कार्यकर्ता है, नेता हैं या पदाधिकारी हैं, ऐसा हो रहा है कि बाप तो धरने में बैठा हुआ और बेटा पुलिस का सिपाही बन के, दरोगा बनकर वहां पर ड्यूटी दे रहा है। देखना इसका कितना बड़ा हुआ है कि बेटा ड्यूटी दे रहा है और बाप वहीं धरने में बैठा है, और वो शाम को एक साथ खाना खाते हैं। तो भाई देश के जवान की और किसान की तो इन्होंने दुर्दशा। मैं बड़े भाई विपिन शर्मा जी की बात से इत्तेफाक रखते हुए कहता हूं कि भाई कोई भी राजनीतिक दल रहा सही, जब भी कोई रैली होती है, जब भी कोई सभा होती है, मेरा सवाल को दूसरा था, ये नारा देने वाले भी इस देश में अब नहीं है, ये नारा देने वाले भी इस देश में नहीं, केवल जिक्र करने वाले लोग हैं। और मुझे लगता है कि नारा भी नहीं बचा है, ये नारा भी नहीं बच पाया, नहीं बचा नहीं है जितना पहले भाई नहीं बचा, आज कहने भर के लिए है। मेरा सवाल बस इतना था कि दिन पहले भी खराब थे और आज भी वैसे ही है। जब हो सकता है बदलाव के लिए कोई कानून आया हो, कोई चीज बनाई गई हो, तो उसको एक बार देख लिया जाता तो क्या गलत था इसमें देख लिया है। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई है, आप देख लीजिए। मैं बता रहा हूं, मेरे एक भी समय दीजिए मुझे। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई है, जिन कंपनियों ने किसान के साथ अनुमोदन किया उन लोगों ने अपने हिसाब से फसल बुआई। लेकिन एक मुझे बता दीजिए कौन सा कानून है कि बीज आप दोगे, खाद आप दोगे, पानी आप दोगे और गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसान की है? इसका जवाब सरकार के पास है। जानकारी ऑप्शनल है ना, ये थोपा तो नहीं गया कि आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही करानी है। एक बात मुझे बताइए, आप करना चाहें सर, ऐसा है? ऐसा नहीं, सुनिए, जब एक खेत मेरे भाई का किसी ने ले लिया और बीच का खेत मेरा पड़ रहा, कंपनी ने अगला ले लिया, तो मेरा तो बीच में फंस के रह गया। मैं तो किसान तो मरेगा ही मरेगा। फिर अगर मैं अपनी 10 बीघे दूंगा और मेरा भाई 5 बीघे नहीं देगा और मैंने अगली 10 बीघे उसको और दे दी, तो फिर क्या बचा उसके पास? की बात हो गई। भाटी जी, एक सवाल का और जवाब दीजिए। क्या पंजाब में, आप बार बार जिक्र पंजाब का कर रहे हैं, वहां एमएसपी और मंडियां अभी खत्म हो गई है क्या? क्योंकि रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें यह कहा गया कि इस बार रिकॉर्ड गेहूं की जो खरीद हुई है एमएसपी पर हुई है और मंडियों द्वारा, सरकारी मंडियों द्वारा की गई है। पंकज जी, ये आंकड़े में है, आप देख लीजिए। मैं गौतम बुद्ध नगर से, ग्रेट नोएडा से आता हूं। यहाँ पर हमें अपनी फसल बेचने के लिए तहसीलदार और एसडीएम तक को बैठाना पड़ता है अपने पास, उनसे कहना पड़ता है कि यह किसान खड़ा है, क्योंकि जो इतनी बड़ी स्थिति है यहाँ पर, जो हमारा गेहूं है उसे स्टॉक करने के लिए बोरियां तक नहीं है। और आप कह रहे हैं खरीद हुई है, आप बता रहे हैं कि मैं आपको इसमें लीगल लोड कर रहा हूं, अभी पढ़ के ही बता रहे हैं चीजों को कि भाई बोरियत तक नहीं है, कांटा तक लगा हुआ नहीं है किसान के धान को खरीदने के लिए, गेहूं खरीदने के लिए। तो कहां इनकी खरीद हो गई, कहां इन्होंने ऐसे इतना बड़ा आंदोलन तब शुरू हुआ होता कि आप बोरी लाइए, आप कांटा लगाइए, आप ये करिए। इतनी बड़ी आवाज कभी उठी नहीं, आज उठ रही है। चलिए, हो सकता है कुछ समाधान हो। मैं शर्मा जी के पास जा रहा हूँ, छोटा सा जवाब मेरे को चाहिए। विपिन शर्मा जी, जो सवाल मैंने किया था भाटी साहब से कि इन्होंने पंजाब का जिक्र किया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तर्क रख रहे हैं, लेकिन मैंने एमएसपी पर भी सवाल किया है और मैंने मंडियों को लेकर भी सवाल किया है। मैंने कहा कि जो रिकॉर्ड खरीद बता रहे हैं गेहूं की, वो भी आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार किसानों ने मंडियों में जाकर एमएसपी पर बेचा गेहूं, सरकार ने खरीदा है, और उधर एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर सवाल दाग रहे हैं।
नहीं, ये कंफ्यूजन वाली स्थिति है ना। और आज ये कहा जा रहा है कि किसान के पास बोरियां नहीं होती रखने के लिए। हम ये जानते हैं, गोदामों में जाएंगे तो शेड नहीं होता, गेहूं बारिश में भीग रहा होता है, बर्बाद हो रहा होता है। ये सब हम लोग भी जानते हैं, किसान जानते हैं, सियासत जानती है। उसके लिए कभी लड़ाई नहीं हुई इतनी बड़ी। कई सालों से नुकसान झेल रहा है देश का किसान। जी पंकज जी, देखिए यहाँ पर जो आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं तो वो भी एक ऐसा तो है नहीं कि वो बेबुनियाद हैं। यहाँ पर अगर वो सरकार की तरफ से आंकड़े हैं और वो उनका भी एक अलग आधार है, तो वो एक सच्चाई का आधार है। लेकिन यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर कुछ कुछ मुद्दों पर आशंकाएं हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मुद्दे पे बात बोलते हैं, तो जब तक संवाद नहीं होगा, और अभी देखिए ना संवाद की, अभी हम किसान भाइयों की बात कर रहे हैं, वहां पर आप जिनको लोकतंत्र के मंदिर में जनता ने, एक आम आदमी ने चुन के भेजा है, वो भी संवाद के लिए तैयार नहीं है। वो शोरगुल इतना मचता है संसद में कि वहां पर जितनी भी कार्रवाई है उसको स्थगित करना पड़ता है, एडजर्नमेंट्स बार बार हो रहे हैं। तो आप खुद बताइए कि यहाँ पर समस्या का आप कैसे अपेक्षा करेंगे कि समाधान निकलेगा यहाँ पर आप। और जैसे मैंने बोला, बेशुमार मुद्दे हैं यहाँ पर, और प्रधानमंत्री ने मानसून सत्र के पहले बिल्कुल रुख साफ कर दिया था सरकार का। उन्होंने बोला था कि विपक्ष को पूरा हक है हमसे तीखे सवाल पूछे, बशर्ते हमें बोलने का मौका दें। तो यहाँ पर इस समय देखिए, वो तो एक पहलू हो गया कि यहाँ पर जो आशंकाएं हैं, जो भ्रांतियां अलग बात हो गई, लेकिन आशंकाएं हैं कुछ बात, तो जब तक वो आपस में हमें तो लगता है शर्मा जी, ये पूरा का पूरा आंदोलन आशंकाओं की बुनियाद पर अभी है। अभी धरातल पर कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में पहुंच रही है, उसी पे एक बात बड़ी अहम बात बोलना चाहता हूं, उसी पे बहुत बड़ी, मैं बस उसी पे बड़ी अहम बात बोलना चाहता हूं। देखिए 100 बातों की एक बात, कि जितने भी यहाँ पर बातचीत होनी चाहिए सरकार के नुमाइंदों और किसान भाइयों के बीच में, और किसी को भी हक ये बनता नहीं, आप रहनुमा बनते हैं किसानों के, बिल्कुल हक है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन आप बने उनके। लेकिन यहाँ पर आग में घी डालने का काम किसी को करने का हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप समस्या का हमने समाधान निकालना है कि हमने पेच और फंसाना है, हमने मुद्दे को और गंभीर बनाना है। तो यहाँ पर अगर आपने ये अपेक्षा करते हैं कि यहाँ पर आप सही मामले में किसान भाइयों के रहनुमा हैं, तो यहाँ पर जल्द से जल्द समस्या का समाधान होना चाहिए, और विपक्ष को भी देखिए सकारात्मक भूमिका निभानी पड़ेगी। यहाँ पर ये महज कहना कि आप या तो उसमें गिनाइए कि आपको कहां कमी पेशी नजर आती है। एक, अगर आप बात पे अड़ गए हैं कि यहाँ पर शर्मा साहब, कि जब विपक्ष की बात आती है ना, तो सीधे सीधे सवाल कर दिया जाता है कि जब ये कानून बनाए जा रहे थे, जब बैठक हुई थी, उस बैठक में भी ये विपक्षी पार्टियों के नेता भी थे, इन्होंने भी हामी भरी थी, और आज ये किस मुंह से सवाल करेंगे ना। वो जब बन रहे थे कानून, उसमें भी भरोसे में लिया गया होगा, ऐसा तो हुआ नहीं। हाल फिलहाल में एक बहुत बड़े राजनेता ने एक बयान दिया था विपक्ष से। उन्होंने बोला था कि यहाँ पर संशोधन भी हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है और वापस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यथास्थिति रहती नहीं है, राजनीति में बयान बदलते रहते हैं, और अलग अलग आपकी जिस तरीके से सार्वजनिक नेता आके टिप्पणी करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, वो भी समय के साथ बदलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मकसद एक होना चाहिए कि आप किसान भाइयों के अगर रहनुमा है, उम्मीद कर सकते हैं कि ये तमाम जो समस्या है, जो किसानों की प्रॉब्लम्स हैं, जिसको लेकर धरना पिछले 8 महीनों से चल रहा है। अब किसान संसद का आयोजन संसद परिसर के 2 किलोमीटर के दायरे में हो रहा है, और आगे की रणनीति को एक चुनौती के तौर पर सामने पेश किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसे चुनौती समझा जाए। ये सब चीजें दूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाटी जी आपका भी, शर्मा साहब आपका भी धन्यवाद। तो स्थिति कब बदलेगी, बेहतर होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।